पति रात के टाइम अपनी पत्नी के पास वीडियो कॉल करता और जैसे ही पत्नी वीडियो कॉल को रिसीव करती है तो देखती है वो कि उसका पति किसी और महिला के साथ एक कमरे के अंदर है, वो भी बिना कपड़ों के। और फिर पति बोलता है कि रुको रुको, मैं फ़ोन सामने रख रहा हूँ और तुम्हें बहुत अच्छी सी चीज़ दिखाऊंगा। और फिर वो अपने फ़ोन को सामने रखता और वो गैर महिला के साथ अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर कर दिखाकर उस गैर महिला के साथ संबंध बनाता। ये कोई पहली और आखिरी बार नहीं था, बल्कि वो आए दिन अपनी पत्नी को ऐसे ही वीडियो कॉल करता, पत्नी को हर रोज़ गैर महिला के साथ संबंध बनाते हुए वीडियो कॉल पर दिखाता। पत्नी अगर फ़ोन काट देती तो वो घर पर आकर अपनी पत्नी को बुरे तरीके से पीटता। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर पति ऐसा क्यों करता था? वो अगर किसी और महिला के साथ संबंध बनाता था तो चुपके से बनाता रहता, वो आखिर वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी को ही क्यों दिखाता था? और फिर आखिर इस घटना में जो पति हरकत करता था, आखिर में इसका अंत क्या हुआ? अंत में एक को मौत के घाट उतार दिया जाता है बड़े ही दर्दनाक तरीके से। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, बड़ी अजीब और हैरान करने वाली है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलते हैं, ये कहानी को पूरा जानते हैं। यकीनन आप इस कहानी को सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम मार्स है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा सा भी, इतना सा भी कुछ सीखने को मिलता हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर हमारे न्यू वाला जो ये चैनल है न्यू वाला है। तो आज की घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की है। गाज़ियाबाद का कमला नेहरू का जो सुनसान इलाका है, वहाँ 5 अक्टूबर की सुबह जब लोग गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि साइड से रोड के किनारे एक कार खड़ी हुई है, अल्टो कार खड़ी है। और कार के जो शीशे हैं उसके ऊपर जो ब्लैक वाली शीट लगी होती है वो लगी हुई है। लोग गुजरते हैं, उनको लगता है कि शायद अभी किसी ने खड़ी कर दी होगी या फिर कोई इस कार के अंदर आराम कर रहा होगा। लेकिन लोग गुजरते जाते हैं, घंटों गुजर जाते हैं, लेकिन वो कार वहाँ से ना आगे होती है ना पीछे होती है। अब ये लोग देखते रहते हैं, जो आज वहाँ पर जिन लोगों का निकलना बैठना था, क्योंकि वो इलाका बिल्कुल सुनसान है, लोग बस गुजरते हैं वहाँ से, तो कोई वहाँ पर नहीं रुकता। बल्कि सुबह से शाम हो जाती है, शाम तक किसी को कुछ नहीं पता थी कि आखिर ये कार यहाँ पर क्यों खड़ी हुई है। और शाम के टाइम जब एक पुलिस की जो गाड़ी थी वो वहाँ से गुजर रही होती है तो पुलिस वालों की नज़र पड़ती है कि एक साइड में वो भी कार के शीशों पर ब्लैक शीट लगी हुई है। आखिर कार किसने यहाँ पर खड़ी कर रखी है? पुलिस की जीप को रुकती है वहाँ पर और कुछ सिपाही उतर कर कार के शीशे को बजाते हैं कि अंदर जो होगा वो अभी शीशा खोलेगा, उसको यहाँ से हम गाड़ी निकालने की बोलेंगे, कहीं यहाँ पर कोई दुर्घटना ना घट जाए। क्योंकि शाम के 5 बज चुके थे, सुनसान हो चुकी थी, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पुलिस का सिपाही जैसे ही आगे वाले शीशे से झांक कर देखता है तो उसकी नज़र पड़ती है कि अंदर एक शख्स पड़ा हुआ है। वो पूरा शख्स पूरा तरबतर है, लाल हो रहा है। फ़ौरन जो पुलिस थी वहाँ के जो थाना जो नेहरू नगर का थाना है, वहाँ सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुँचती है कि हत्या का मामला है, कार के अंदर एक लाश मिली है। जो कार थी उसको खोला जाता है और जो कार के नंबर था उसको पता किया जाता है कि आखिर ये कार किसकी है, इसके अंदर शख्स कौन है। पुलिस अंदर से बॉडी निकालती है। जब बॉडी को देखती है तो जो सर था उस पर किसी भारी भरकम चीज़ से चोट मारकर हत्या की गई थी। लेकिन कार के अंदर ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं दिखता कि कार के अंदर ही मौत के घाट उतारा गया है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हत्या करने के बाद कार के अंदर लाश को लाया गया है और कार यहाँ पर खड़ी कर जो हत्यारे थे वो यहाँ से जा चुके हैं। पुलिस लाश को निकालने के बाद जो गाड़ी का नंबर था उससे पता करती है कि आखिर गाड़ी किसकी है, और जो लाश थी उसकी जेब में फ़ोन और जो आधार कार्ड वगैरह उनसे पता किया जाता है। तो पता चलता है कि कार के अंदर जो शख्स है उसका नाम अमित है। अमित की उम्र 40 साल है और अमित की जो नोएडा है वहीं पर ज्वेलरी शॉप है एक, और जो अमित का घर है वो संजय नगर के सेक्टर 23 के एम ब्लॉक में है। फ़ौरन जब पुलिस को ये पता चलता है तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस की टीम जो अमित था उसके घर पर पहुंचती है कि अमित के घर वालों को तो पता नहीं है। जब अमित की फैमिली को पता चलेगा तो उनका रोते रोते बुरा हाल हो जाएगा। पुलिस पहुंचती है, गेट को बजाती है। सामने एक लड़की आती है जिसकी उम्र ऐसे ही होगी 18 से 19 साल। उनसे बोला जाता है कि तुम बेटा कौन हो? वो बोलती है कि मैं अमित की बेटी हूँ। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है, मम्मी कहाँ है? अंदर से एक महिला और आती है। वो बोलती है पुलिस वालों से, जी बताइए क्या हुआ? मैं अमित की वाइफ हूँ, ये मेरी बेटी है। आखिर क्या हुआ?
हमारे पति वैसे भी कल से नहीं आए हैं, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, उनका कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया, कल रात से हम उनको बराबर फ़ोन कर रहे हैं। ये बिना सवाल किए जब वो महिला पुलिस से बोलती है और बेटी भी थोड़ी सी हैरान परेशान सी लगती है, तो पुलिस वालों को थोड़ा सा शक होता है। लेकिन वो बताते हैं कि आपके जो पति हैं उनकी लाश यहाँ से जो कमला नेहरू इलाका है वहाँ के सुनसान इलाके में कार खड़ी हुई मिली है, कार के अंदर लाश मिली है। अब ये सुनते ही माँ और बेटी फ़ौरन ज़मीन पर गिर जाती हैं। जो माँ थी, जो अमित की पत्नी शालू थी, वो तो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। पुलिस वाले दोनों को समझाते हैं, बोलते हैं कि ज़रा बैठिए, हिम्मत रखिए, तसल्ली दी जाती है। आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो सारे लोग शालू के घर आ जाते हैं कि आखिर उनके पति की किसी ने हत्या कर दी। पुलिस को पहले लगता है क्या ज्वेलरी शॉप का मालिक है, हो सकता है लूटपाट की हो, पैसा लूट लिया हो। अब पुलिस पता करती है, जब अमित के बारे में डिटेल्स निकालना शुरू करती है तो पुलिस को पता चलता है कि अमित शादीशुदा है, अमित की एक बेटी भी है 19 साल की, लेकिन उसके बावजूद अमित की प्रेम कहानी एक दूसरी जगह चल रही है, एक महिला के साथ चल रही है और अमित उसी के साथ आखिरी बार था। अब पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है, उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे अमित के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं, तुम्हारे पास से अमित कब गया था, कब नहीं गया था। तो बताती है कि 4 अक्टूबर की रात को अमित यहाँ से शाम के टाइम अपने घर चले गए थे, उसके बाद मुझे नहीं पता। पुलिस अमित की लोकेशन, जो फ़ोन की लोकेशन थी, उसकी जांच पड़ताल कर रही थी। दूसरी तरफ अमित की पत्नी शालू और उसकी बेटी का रोते रोते बहुत बुरा हाल था। पुलिस शालू से भी पूछताछ कर रही थी कि कहीं आप लोगों को किसी के ऊपर शक हो तो बताएं, उसको हम गिरफ्तार करें, उससे भी पूछताछ की जाए। लेकिन जब पुलिस अमित की लोकेशन देखती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो अमित की प्रेमिका ने बात बताई थी कि अमित मुझसे मिलने के बाद सीधे अपने घर गए थे, तो अमित की लोकेशन वही थी। अमित सीधा अपने घर आया था और रात लगभग 7 से 8 बजे के टाइम पर अमित अपने ही घर में ही था और 8 बजे के टाइम अमित के घर में ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। और अमित ने अपने घर से पहले भी अपनी प्रेमिका को 1-2 बार कॉल भी की थी। अब जब पुलिस को ये पता चलता है तो सबसे पहला शक अमित की पत्नी और अमित की बेटी के ऊपर जाता है, क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि उसका पति 4 अक्टूबर की सुबह से 5 अक्टूबर के दिन तक कोई आया ही नहीं है और ना ही फ़ोन लगा है। पुलिस ये सुनने के बाद जैसे ही अमित की पत्नी जो शालू थी उससे पूछताछ करना शुरू करती है, बेटी से पूछताछ करना शुरू करती है, तो पहले दोनों बातों को घुमाते हैं, लेकिन जब प्रूफ रखा जाता है कि लोकेशन यहाँ की थी तो फिर अमित की पत्नी टूट जाती है और बोलती है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और जो अमित की बेटी थी वो भी यही बोलती है कि जो कुछ मैंने किया वो बिल्कुल सही किया, मैंने अपने पिता को ख़त्म कर दिया, मैंने अपने पिता को मार दिया। जो अमित को मारने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि अमित की 19 साल की बेटी ही थी। पुलिस जब बेटी से पूछती है कि आखिर तुमने अपने पिता को क्यों मारा और पत्नी से पूछताछ की जाती है, तो जो कहानी निकल कर आती है वो ये आती है, अमित की पत्नी बताती है कि वो अपने पति के साथ रहती थी, उसकी बेटी थी, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 2 साल पहले से ही अमित जो उसका पति है उसकी ज़िंदगी में एक दूसरी महिला आ गई, उससे वो प्यार करने लगा, उसके साथ रहने लगा और वो चाहता था कि वो मुझे छोड़ दे और जो अपनी प्रेमिका है उसके साथ वो रहना शुरू कर दे, लेकिन इस चीज़ के लिए हम राज़ी नहीं थे। और फिर वो मुझे छोड़ने के लिए उसने एक नया काम शुरू कर दिया था। जब भी वो अपनी प्रेमिका के साथ रूम के अंदर होता वो मेरे पास वीडियो कॉल करता और मुझे वीडियो कॉल पर दिखाता, लेकिन अगर मैं उस वीडियो कॉल को कट कर देती तो फिर घर आकर शराब के नशे में वो घर आता और मेरी बेटी के सामने मुझे बुरी तरीके से पीटता था, मारता था। बेटी भी बताती है कि मैं रोज़ रोज़ अपने पिता को, अपनी माँ को बेरहमी से पिटते हुए देखती थी तो मेरी आंखों से आंसू टपकते थे। मैं क्या करती, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं अपनी माँ को अगर बचाने के लिए जाती थी तो मेरा पिता मुझे भी मारता था और ये रोज़ाना का सिलसिला हो गया था। हर रोज़ अमित अपनी प्रेमिका के साथ बैठकर शराब पीता, हर रोज़ वीडियो कॉल करता और हर रोज़ घर आकर अपनी पत्नी को पीटता था कि पीटने की वजह से, वीडियो कॉल की वजह से, कि उसकी पत्नी उसको छोड़ दे। लेकिन पत्नी का कहना ये था कि अगर वो अमित को छोड़ देती तो वो कहाँ जाकर रहती, अपनी बेटी को कहाँ ले जाकर रखती। इस वजह से वो उस घर के अंदर रह रही थी, पिट रही थी, मार खा रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए। लेकिन 4 अक्टूबर की रात जब अमित घर पर आता है, मुझे मारता है, पीटता है, तो उसी टाइम पर उस दिन मेरी बेटी ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। बेटी बताती है कि उस दिन मैंने जो सिल और बट्टा होता है उस बट्टे को अलग साइड में रख दिया था। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर आज मेरा पिता मेरी माँ को मारेगा तो आज मैं काम को ख़त्म कर दूंगी
और पिता वैसा ही करता है। घर आकर मेरी माँ को फिर से पीटना शुरू करता है और मैं जो बट्टा था उसको लेकर जाती हूँ और अपने पिता के सर में कस के मारती हूँ और उसके बाद पिता ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर मैं उस बट्टे से अपने पिता को जब तक मारती हूँ जब तक मुझे ये एहसास नहीं हो जाता कि मेरा पिता मर चुका है। मरने के बाद रात होती है और रात के टाइम वो लोग अमित की बॉडी को निकालते हैं, कार में रखते हैं और फिर बेटी कार चलाती है, माँ पीछे बैठती है और लाश को जो कमला नेहरू का इलाका था, सुनसान इलाका, वहाँ पर कार को खड़ा करते हैं और माँ और बेटी पैदल पैदल वहाँ से वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जो फर्श था जिस पर खून वगैरह पड़ा हुआ था उसको साफ़ करते हैं, पूरे घर को क्लीन कर देते हैं और ऐसे रहने लगते हैं जैसे उन लोगों ने कुछ किया ही ना हो। वहीं पुलिस इस घटना के खुलासे के बाद माँ और बेटी को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन हर किसी का यही कहना था कि जो कुछ किया माँ और बेटी ने बिल्कुल सही किया, ऐसी ही सज़ा देनी चाहिए थी ऐसे हैवान दरिंदे पति को। लेकिन इस घटना पर आप क्या बोलेंगे कि आखिर माँ और बेटी को क्या करना था, पुलिस के पास जाना था या नहीं जाना था? इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, आपकी नज़र में किसकी है? लेकिन इस घटना में सबसे ज़्यादा गलती मेरी नज़र में उस गैर महिला की है जिसको ये पता था कि इस अमित की शादी हो चुकी है, इसकी पत्नी है, इसकी एक बेटी भी है, शादीशुदा परिवार है। उसके बावजूद वो उस अमित के साथ अपने अवैध संबंध बनाती रही और उसकी आंखों में इतनी भी शर्म नहीं थी कि जो अमित अपनी पत्नी को जब वीडियो कॉल पर दिखाता था तो वो खुद अमित के बराबर में गले में हाथ डालकर उसके सामने वीडियो कॉल पर आती भी थी। अगर इस घटना में सबसे ज़्यादा दोषी है तो वही महिला है। अगर वो महिला अमित की ज़िंदगी में ना आती तो एक पति पत्नी और बेटी की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल फैमिली थी, खुशहाल परिवार था, सुकून से चलता रहता। तो ख़ासकर ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां जिनके अवैध संबंध किसी शादीशुदा लड़के से हैं, शादीशुदा किसी के साथ भी हैं, तो वो उनसे दूर हो जाएं। और यही बात लड़कों के लिए भी आती है। अगर लड़कों के किसी लड़की से जो शादीशुदा है, जिसका परिवार है, उसके साथ संबंध है तो आप दूरी बना लें, क्योंकि आपके सिर्फ थोड़े से मज़े के लिए किसी की फैमिली, किसी का परिवार बर्बाद हो जाएगा और हो सकता है किसी की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए इन घटनाओं को बताने का हमारा मकसद यही रहता है कि अगर आप ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं तो आप दूर हो जाएं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि अमित की पत्नी और बेटी ने मिलकर अमित को मौत के घाट उतारा। अगर वो लोग चाहते तो अमित की प्रेमिका को भी मार सकते थे, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ये ना सोचें कि परेशानी आप तक नहीं आएगी, हो सकता है आपकी जान पर भी आ जाए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और जितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अपना नाम बताया है, उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। फिलहाल में कुछ नाम कम आए हैं, इसीलिए जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपके नाम को पढ़कर इस पर लिख लेते हैं और फिर अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें।